Hello students, today we will start capacitor and capacitance. आज हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस. नो डाउट बीच में दो टॉपिक मैंने अभी स्किप किए हैं, छोड़े हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर और पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल. नो डाउट उसको भी हम साथ में लेंगे सही, लेकिन पहले जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर में जो हमें सीखना है वो कंडक्टर्स के बारे में है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर किसको बोलते हैं और किस तरह वो बिहेव करते हैं. क्लियर है. लेकिन हम अभी स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस. क्लियर है. सो वी विल स्टार्ट दिस कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस. कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है. यहाँ पे एक कंडक्टिंग स्फीयर है मेटल का. क्लियर है. जो इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर है. क्लियर. ये हम पहले भी देख चुके हैं चैप्टर 1 में भी ऐसा, बराबर है कि भाई ऐसा एक स्फीयर है जो हम प्रोसेस सीख रहे थे, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, बराबर. तो उसके अंदर भी हमने स्फीयर लिया है इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर. इंसुलेटेड स्टैंड इसलिए होता है कि इस पर हम जो चार्ज आएंगे वो चार्ज इसके थ्रू होते हुए ग्राउंड में ना चले जाए. इंसुलेटेड स्टैंड की वजह से क्या होगा कि मतलब चार्ज पास नहीं हो सकते और कंडक्टर्स के ऊपर रहेंगे. क्लियर है. स्फेरिकल है और चार्ज जो है अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, एक नियमित तरह से वितरित कर लेंगे पूरे स्फीयर के ऊपर, बराबर है. हमें करना ये होगा कि इसके ऊपर चार्ज डालते जाना है. क्लियर है. और देखना है कि क्या हो रहा है. हम इसके ऊपर विद्युत भार, इलेक्ट्रिक चार्ज डालते जाएंगे. क्लियर. बाय डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू भी, बराबर. और देखना है कि क्या सिनारियो बनता है. और उस सिनारियो के लिए हमने पास जो वर्ड है, कीवर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हम इसके ऊपर डालने वाले हैं, क्यू. क्लियर. अब क्यू चार्ज डालने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होने लगेगा. तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की में बात होती है. विद्युत स्थितिमान तफावत पोटेंशियल डिफरेंस ही काम का होता है. एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं है. तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलें या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले, दोनों एक ही है. तो V या डेल्टा V बोलेंगे. इसका कैपेसिटेंस C वो देखना है हमें. और उसमें जो वर्ड आएगा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. तो जो मैंने बोला कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आएंगे पोलराइजेशन के साथ, तो उसमें हम यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक भी देखने वाले हैं. तो ये सब वर्ड आएंगे, हम इसके ऊपर जो प्रोसेस करने वाले हैं उसके हिसाब से. तो वर्ड बाय वर्ड हम चीज़ समझते जाएंगे. क्लियर है. तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, ये कंडक्टिंग स्फीयर जो है, क्लियर, जो इंसुलेटेड स्टैंड पे खड़ा है, इसके ऊपर मैं चार्ज डालना शुरू करूँगा बाय एनी प्रोसेस. क्लियर है. जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आते जाएंगे. क्लियर है. और चार्ज अपने आप को यूनिफॉर्मली नियमित तरह से वितरित करेंगे. सो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर हम डाल रहे हैं. क्लियर है. तो मैं पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डालता जा रहा हूँ. धीरे धीरे इसमें क्या है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, V. क्लियर है. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, चार्जेस फर्दर डालते जा रहा हूँ, पोटेंशियल और बढ़ता जा रहा है. क्लियर. अब सर्टेन टाइम के बाद, सर्टेन इवेंट के बाद फिर इसके ऊपर चार्ज में जो डालने की कोशिश करूँगा तो इसके ऊपर चार्ज रहेंगे नहीं. क्लियर है. चार्ज इसमें से लीक होने लगेंगे. क्लियर. अब ये जो चीज़ आई है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा वापस रिवर्स जाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है. तो जब स्टार्ट में इनिशियली मैं शुरुआत में जो चार्ज लेके आया, तो तब वो चार्ज को अपोज करने के लिए कोई यहाँ पे नहीं है. तो वो चार्ज को मैं आसानी से इसके ऊपर डाल सकता हूँ. हमें पता है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, तो उसको अगर पर्टिकुलर सामने इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उसको अपोज करेगा, बराबर. ऑपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा. तो पॉजिटिव चार्ज सबसे पहले लेके आया तो कोई रिपल्सन नहीं हुआ, वो आसानी से इस पे आ गया. अब उसके बाद दूसरी बार चार्ज जब लेके आया तो समवॉट रिपल्सन था, लेकिन फिर भी मैंने वर्क डन करके इसके ऊपर चार्ज डाला. ऐसे मैं करता जा रहा था. और यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये चार्जेस की वजह से जैसे मैं डालता जा रहा था, E जो है वो स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर होती जा रही थी. पोटेंशियल बढ़ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर होती जा रही थी. तो जब मैं चार्ज लेके आ रहा हूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉजिटिव चार्ज को रिपल करना शुरू कर देती है, अपाकर्षण, जिसकी वजह से थोड़ा मुश्किल होता है. फिर डालते गए, लेकिन सर्टेन टाइम ऐसा आया फिर कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आसपास इतनी स्ट्रॉन्गर हो गई. क्लियर. टू स्ट्रॉन्ग हो गई. ओके. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, पोटेंशियल काफ़ी हाई चला गया. फर्दर इसके ऊपर चार्ज डाल रहा हूँ, वो रह नहीं रहा है, लीक हो रहा है.
लीक हो रहा है मतलब इसके ऊपर नहीं रह रहा है, लीक हो जा रहा है। तो क्या हुआ ये, तो इतना तो हमें पता चला कि जैसे जैसे चार्ज इसके ऊपर डाल रहे थे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी, रिपल्शन हो रहा था, वर्क डन हर बार बढ़ जाता था। क्लियर है, इसका मतलब ऑब्वियस है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है इसका। अब क्या हुआ कि इसके आसपास एयर है, वी कैन अंडरस्टैंड कि इसके आसपास क्या है, एयर। क्लियर, सो एयर के एटमॉस्फेयर में जो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, क्लियर है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल होते हैं। एटमॉस्फेयर में एयर के भी मॉलिक्यूल जो थे पहले वो न्यूट्रल थे, मतलब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ कोइंसाइड कर रहे थे। क्लियर, इनके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं था, P जो है इसका जीरो था, क्योंकि P इज इक्वल्स टू क्यू डी लिख रहा हूँ मैं, तो Q तो इनके पास चार्ज है, लेकिन D मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन, तो यहाँ पे क्या है, D जीरो है, जिसका मतलब डाइपोल मोमेंट इसका जीरो है। क्लियर है, तो न्यूट्रल थे। क्लियर है, सो एयर जो है एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ही है, एयर जो है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। डाइलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं, अ मटेरियल having insulating प्रॉपर्टी, ऐसा मटेरियल जिसके पास इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, मीन्स इंसुलेट है, द चार्जेस आसानी से पास नहीं हो सकते, चार्ज जा नहीं सकते उसमें। क्लियर है, इंसुलेट, दैट इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ऐसे मटेरियल को हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। क्लियर है, तो इसके पास इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी थी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड थे, एक दूसरे के ऊपर था, इन दोनों के बीच का सेपरेशन D जीरो है, तो D जीरो होने की वजह से डाइपोल मोमेंट भी जीरो है, तो इसके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। क्लियर है, बट जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती गई ना, तो इसमें क्या हुआ, पोलराइजेशन हो गया। अब ये भी एक वर्ड आया है, पोलराइजेशन, पोलराइज हो गए। सो पोलराइज मतलब क्या हुआ, तो ये जो एटम था एयर का, बराबर, ऐसे कई एटम्स थे जो वो पोलराइज हो जाते हैं, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है, इफ आई से माइनस ईयर प्लस ईयर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जिसकी वजह से प्लस चार्ज जो था वो पीछे रह जाता है, नेगेटिव अट्रैक्ट करके आगे जाता है, तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाता है। सो D डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये D डिस्टेंस आ गया। क्लियर है, तो अब इनके पास P डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है, क्योंकि D है, डिस्टेंस है, सेपरेशन, सो डाइपोल मोमेंट आ गया है। सो अब इसने पर्टिकुलर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी छोड़ दी है। क्लियर है, तो ये जो चीज़ हुआ ये ऐसा था, एयर न्यूट्रल पूरा इंसुलेटिंग। क्लियर है, लेकिन अब पोलराइज हो गया है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हुआ। तो जिस वक्त ये चीज़ हुई है उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी उसकी चली गई, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी गई, अब वो इंसुलेटिंग नहीं है, अब कंडक्टिंग बन गया है। कैसा बन गया है वो, कंडक्टिंग, मतलब वाहकता बन गया है, अब वो चार्ज को पास करा सकता है। पहले क्या था, इंसुलेटिंग था ना ये आसपास, तो चार्ज कहीं जा नहीं सकते थे। क्लियर है, लेकिन अब पोलराइजेशन हो जाने की वजह से ये वाहकता बन गया है, कंडक्टिंग, जिसकी वजह से चार्ज आसानी से अब फ्लो हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग आसपास होती गई। क्लियर, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल जो थे वो पोलराइज हो गए, सेपरेशन, डाइपोल मोमेंट आया है उसके पास, वो कंडक्टिंग बन गए। अब इसके ऊपर जो चार्ज डाल रहा हूँ वो ऑब्वियस है वो इसमें लीक होके चले जाएंगे, दैट मीन्स स्पार्क, आप समझ सकते हैं स्पार्क होता है, चार्जेस डालो स्पार्क होके मतलब वो एयर में चले जाएंगे, तो इसके ऊपर चार्ज नहीं टिक रहे हैं। तो ये जो चीज़ हुआ वो हुआ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अब मैं कितना भी चार्ज इसके ऊपर डालने की कोशिश करूं, चार्ज इसके ऊपर रहेंगे नहीं, वो ट्रैवल करके चले जाएंगे। कंडक्टिंग पाथ मिल गया उसको, चार्ज को क्या मिल गया, कंडक्टिंग पाथ, जिसकी वजह से वो ट्रैवल करके चले जा रहे हैं। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इसी को बोलते हैं कि जिस मोमेंट कोई भी मटेरियल जो इंसुलेटिंग मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक, उसकी ये प्रॉपर्टी चली जाती है इंसुलेशन की। क्लियर, वो मोमेंट मतलब उस टाइम पे उसको होता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो ये चीज़ एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हुआ है।
एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की वैल्यू होती है कि भाई कितनी वैल्यू तक वो पकड़ सकता है, दैट इज 3000 वोल्ट पर मिलीमीटर। ये वैल्यू किसके लिए है? एयर के लिए है। एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जो होता है 3000 वोल्ट पर मिलीमीटर। अब इसको आपको समझाऊं मैं कि क्या है ये 3000 वोल्ट पर मिलीमीटर। तो उसको समझने के लिए हम देखेंगे ये वैल्यू को, तो ताकि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भी आपको समझ में आ जाए। ये यहाँ तक एयर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होल्ड करता है 3000 वोल्ट पर मिलीमीटर। 3000 वोल्ट पर मिलीमीटर के पास पर्टिकुलर वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी छोड़ देता है, कंडक्टिंग बन जाएगा। तो मतलब ये जो था पॉजिटिव नेगेटिव, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस वैल्यू तक पहुंचती है तब तक वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को पकड़ के रखता है, तब तक छोड़ता नहीं। पर जैसे इस वैल्यू को आप क्रॉस करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 3000 वोल्ट पर मिलीमीटर से बड़ी, ये पर्टिकुलर पोलराइज हो जाएगा, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी छोड़ देगा, कंडक्टिंग बन जाएगा। क्लियर है? सो दैट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर का है ये। क्लियर है? सभी मटेरियल जो इंसुलेटिंग होते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं, उन सब की खुद की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है कि कितनी हद तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड को झेल सकते हैं पोलराइज हुए बिना। जिस मोमेंट पे वो पोलराइज होते हैं वहाँ पे उसकी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। तो ये हमें समझ में आ गया है आसानी से कि यस ऐसा हो रहा है, फाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा बढ़ने की वजह से। क्लियर है? तो ये हमें इतना पता चल रहा है। अब हम मेन पे जाएंगे वापस, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। क्लियर है? तो अब ये प्रोसेस के दौरान हम इसके ऊपर जो चार्ज डाले जा रहे थे स्फीयर के ऊपर, ओके, तो ऑब्वियस है इसके ऊपर Q आ रहा है, V इसका बढ़ रहा है पोटेंशियल। तो द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक charge to the electric potential is called the capacitance। तो इलेक्ट्रिक चार्ज Q और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रेशियो है, गुणोत्तर है Q और V का, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। C इक्वल्स टू Q बाय V। क्लियर है? इसका कैपेसिटेंस कितना है वो जानने के लिए आपको Q बाय V और डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा। ये आपको समझ में आएगा थोड़ा देर बाद कि ओके सर डेल्टा वी। क्लियर है? क्योंकि उसके ऊपर बेस पे सवाल भी है तो पता चल जाएगा। सो कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक चार्ज टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रेशियो होता है उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। ये ना तो इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, ना पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। ये जो भी मटेरियल है उसका कितना कैपेसिटेंस है, मतलब चार्ज कितना होल्ड करेगा, क्लियर है, वो डिपेंड करता है उसके साइज पे, उसके टाइप ऑफ मटेरियल पे। क्लियर है? और उसके आसपास के मटेरियल के ऊपर प्रॉपर्टी मीडियम की कि माध्यम कैसा है, मीडियम पे डिपेंड करता है, मटेरियल की साइज पे डिपेंड करता है और प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला में दिख रहा है कि Q बाई V है, तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि सर Q और V पे डिपेंड कर रहा है। नो, ये जनरल फॉर्मूला है, ना तो Q पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, ना तो V पे डिपेंड करता है। क्लियर है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कैपेसिटेंस पहला जब चार्ज लेके आया और उसके बाद आखिर तक जो चार्ज डाला उसमें C जो है कांस्टेंट रहेगा। C कैसा रहेगा? कांस्टेंट, अचर रहेगा। कैसे? जैसे जैसे Q बढ़ता जा रहा है, Q अप जा रहा है, मैं किसके ऊपर Q डाले जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, साथ साथ में V भी अप जा रहा है। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट रहता है। इसका कैपेसिटेंस फिक्स है, इसकी साइज़ के हिसाब से, इसके मटेरियल के हिसाब से, इसके आजू बाजू में जो इंसुलेटिंग मटेरियल जो है उसके हिसाब से। C में चेंज नहीं होगा। क्लियर है?
समझ में आ रहा है कि Q बाई वी का रेशियो नो डाउट कैपेसिटेंस बोलते हैं, लेकिन C जो है किसी भी मटेरियल का कैपेसिटेंस वो चार्ज पे या V पे डिपेंड नहीं करता, वो उस मटेरियल की साइज़ पे डिपेंड करता है, वो हम देखेंगे फर्दर आगे। क्लियर है। अब इसका यूनिट तो वैसे देखा जाए कूलम है, और वोल्ट के लिए पर्टिकुलर जो यूनिट हम लेते हैं बराबर कि वोल्ट के लिए मतलब फॉर्मूला के हिसाब से देखा जाए कि V इज इक्वल्स टू ED भी होता है, हमने देखा है बराबर, यहाँ वोल्ट क्लियर, तो सीधा वोल्ट भी है। तो इसका यूनिट ऐसा देखा जाए तो यूनिट जो है कूलम और वोल्ट, लेकिन कैपेसिटर्स के बारे में बहुत फर्दर स्टडीज़ जो की है वो माइकल फैराडे ने की है। माइकल फैराडे ने कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस बदला जा सकता है, कैपेसिटेंस बढ़ सकता है, कम हो सकता है, ये सब के बारे में जानकारी जो है माइकल फैराडे ने फाइंड आउट की थी। और माइकल फैराडे ने कैपेसिटेंस के ऊपर काफ़ी काम किया था, तो उन्हीं की याद में, उन्हीं के ऑनर के ऊपर इसका यूनिट जो रखा है वो रखा है फराड, माइकल फैराडे का फराड, जिसको हम F से डिनोट करते हैं। तो यूनिट है कैपेसिटेंस का फराड F। क्लियर है। कूलम और वोल्ट तो है, लेकिन बेसिक जनरली हम फराड यूज़ करते हैं। 1 फराड कैपेसिटेंस बहुत हाई होता है। 1 फराड दैट मीन्स हम बोल रहे हैं 1F, ये बहुत ही हाई वैल्यू है। जैसे चैप्टर 1 के अंदर मैंने आपको बोला था 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज बहुत हाई वैल्यू है। हम 1 कूलम चार्ज कभी भी पर्टिकुलर प्रैक्टिकली एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि 1 कूलम चार्ज के लिए बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। ऑलमोस्ट आई नॉट रॉन्ग 6.8 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन शायद चाहिए हमको 1 कूलम चार्ज के लिए। जैसे 1C बहुत हाई है, वैसे 1 फराड भी हाई है। तो कोई भी कैपेसिटर हमारे पास ऐसा नहीं होता जिसका वैल्यू 1 फराड हो। हम प्रैक्टिकली जो है माइक्रो फराड दैट मीन्स 10⁻⁻6 फराड या 1 पिको फराड इसमें डील करते हैं। माइक्रो या पिको फराड में हम डील करते हैं। प्रैक्टिकली हमारे कैपेसिटर जो है माइक्रो या पिको फराड में होते हैं। क्लियर है। सो फराड जो है बहुत हाई वैल्यू है। तो यहाँ हमने इतना सीखा है कि ओके कोई भी मटेरियल है कंडक्टिंग मटेरियल, उसका कैपेसिटेंस जो है वो Q बाई V का रेशियो होता है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है और V। फाइन, तो वो रेशियो है नो डाउट, फॉर्मूला के हिसाब से हम समझ रहे हैं। यस, लेकिन किसी भी मटेरियल का कैपेसिटेंस कितना होगा कैपेसिटेंस का, क्लियर है, वो डिपेंड करता है उसके साइज के ऊपर। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड किस पे आधार करते हैं। पहला साइज ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का साइज क्या है, क्लियर है, उस पर डिपेंड करता है। सेकेंड टाइप ऑफ मटेरियल, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है वो किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है। 3 प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, क्लियर है, ये सब चीज़ पे डिपेंड करता है। तो सर इसको हमने कैपेसिटर बोला है, फाइन, ये मेरा कैपेसिटर है जिसको मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि कैपेसिटर का काम यही होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करके रखना, बराबर, और जब ज़रूरत पड़े आपको वो फ्लो करा के दे सकता है। ये टैंक की तरह काम करता है। हमारे सभी डिवाइस के अंदर कैपेसिटर्स होता है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, और जब जितनी ज़रूरत पड़े उसके हिसाब से वो चार्ज को फ्लो कराता है, भेजता है। क्लियर है। अब मानो कि मतलब मुझे इसका कैपेसिटेंस थोड़ा और बढ़ाना है, मतलब इन अ सेंस इसके ऊपर और चार्ज डालना है। कैपेसिटेंस तो जो अगर मैंने बोला मटेरियल जैसा है और आसपास का मीडियम जैसा है और साइज़ के हिसाब से फिक्स हो जाएगा, वो चेंज नहीं हो सकता। आप कैपेसिटेंस उसका चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए आपको इसमें से कुछ चेंज करना पड़ेगा।
साइज ऑफ कैपेसिटर, टाइप ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, आसपास का जो मीडियम है उसकी, तो ही कैपेसिटेंस चेंज होगा। लेकिन मुझे इसके ऊपर क्यू और डालना है, थोड़ा क्यू इसके ऊपर बढ़ाना है, बराबर। लेकिन मैंने देखा है कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो चुकी है, चार्ज लीक होने लगा है, क्लियर। बट फिर भी मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर और क्यू डाला जाए, इसके ऊपर और इलेक्ट्रिक चार्ज डाला जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? यस, हम अभी भी इसके ऊपर फर्दर इलेक्ट्रिक चार्ज डाल सकते हैं, क्लियर है। वो देखेंगे कैसे। ओके, डोंट फॉरगेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q/V, यूनिट है फराड, 1 फराड, काफ़ी बड़ा है, फाइन। तो अब इसके ऊपर चार्ज फर्दर डालने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक और आइडेंटिकल स्फीयर जो न्यूट्रल है उसको लेके आता हूँ। ओके, एक और स्फीयर लेके आया हूँ मैं यहाँ पे, इससे थोड़ा दूर है, नो कंडक्टिंग, ये मतलब कोई दोनों के बीच का कोई कांटेक्ट नहीं है। अब ऑब्वियस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, जिसकी वजह से ये भी पोलराइज हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंडक्टिंग मटेरियल ही है तो इसके पास न्यूट्रल था, मतलब प्लस माइनस कोइंसाइड कर रहे थे, और डाइपोल मोमेंट था नहीं इनके पास, तो अब ये पोलराइज हो गए। अब पोलराइज होने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको ग्राउंडिंग कर देता हूँ, मतलब इसमें से एक वायर निकालता हूँ, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में ले आता हूँ। ग्राउंड में से, अर्थ में से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसको पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, दैट मीन्स प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस न्यूट्रल हो गए। तो अब मतलब ये स्फीयर जो है नेगेटिवली चार्ज अप हो गया है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चैप्टर 1 हमने सीखा है ये, क्लियर है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे होता है। तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन हो गया, इसको चार्ज किया ऑपोजिट चार्ज से ये। अब मैं चार्ज लेके आता हूँ ना, अब इसके ऊपर चार्ज रहता है, यू हैव टू बिलीव इट कि अब मैं चार्ज और लेके आ रहा हूँ पॉजिटिव, अब मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ तो वो लीक नहीं हो रहे, इसके ऊपर रह रहे हैं, क्लियर है। सो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये अनदर स्फीयर आने की वजह से, क्लियर है, अब वर्क डन जो है वापस मिनिमम हो गया है, कम हो गया है, क्योंकि ये नो डाउट पॉजिटिव चार्जेस जो मैंने बोला पहले मुझे रिपल कर ही रहे थे, मैं जब चार्ज लेके आ रहा था तो वो रिपल कर रहे थे, बट अब नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या है, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज रिपल कर रहे हैं, तो पहले के हिसाब से कंपेरिजन में थोड़ा वर्क डन कम हो गया है। सो अब फर्दर इसको मैं चार्ज कर सकता हूँ, क्लियर है। तो अब क्या हुआ सर, तो इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस बदल गया? नो, जैसे ही मैंने वापस Q लाया इसके ऊपर तो इसका V भी बढ़ गया है, तो रेशियो वापस वही का वही है, Q ऊपर गया, V भी ऊपर गया है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से मैं फर्दर चार्ज लेके आ पाया हूँ, क्लियर है। V इज इक्वल्स टू आपको पता होना चाहिए ED है, क्लियर है। सो ऑब्वियस है, मतलब ऑन दैट बेसिस के समवट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी नेगेटिव चार्ज आने की वजह से, एंड देन आफ्टर पर्टिकुलर में फर्दर और चार्ज इसके ऊपर जोड़ी जो हो गई है, बराबर, ये दोनों मिलके मेरे लिए कैपेसिटर कहलाती है। ये पैर ऑपोजिट चार्जेस की, मेटालिक पैर ऑपोजिट चार्ज, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर, क्लियर है। तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से फर्दर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज में डाल पाया हूँ, क्लियर है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो रहा था। अदरवाइज पॉसिबल कैसे हो सकता था ये, तो मतलब ऐसा नहीं कि यही ला के कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको बताया इसमें से भी कुछ करेंगे तो कैपेसिटेंस चेंज होगा, वो कैपेसिटेंस चेंज होगा। इसमें अभी भी कैपेसिटेंस चेंज नहीं हुआ, इसका जो कैपेसिटेंस C था वो उतना का उतना ही है, वो कांस्टेंट ही है, वो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन मैं इसके ऊपर फर्दर इलेक्ट्रिक चार्ज डाल पाया हूँ, जो मुझे एक्स्ट्रा डालने थे तो वो मैं कर पाया हूँ। तो अब सवाल ये आता है आप लोग के लिए कि ये लाने की वजह से सर आपने समझा है कि ऑब्वियस है कि भाई पॉजिटिव चार्ज रिपल कर रहे थे, लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपल्सन कम हो जाएगा, वो अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से फर्दर चार्ज डाल पाया। लेकिन जब शुरुआत में मैंने ये स्फीयर की मैंने जब इसके ऊपर चार्ज डालना शुरू किया, क्लियर, तो वो कैसे चार्ज हुआ, तो उसके ऊपर चार्ज कैसे आ पाए,
क्लियर? तो उसका एक वैलिड आंसर होना चाहिए। आप ऐसा बोलेंगे कि हाँ पहले कुछ था ही नहीं तो इसलिए आसानी से आ गया, बराबर, वो कोई इसका आंसर नहीं है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट वन कि ये कैपेसिटर जो है वो ऑब्वियस है, पर्टिकुलर इसके ऊपर जब शुरुआत में भी चार्ज लाया ना तो कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए जिसकी वजह से ये हो पाया है। क्लियर है? सो आई विल वेट फॉर योर आंसर। क्या आप आंसर मेरे को क्या देते हैं कि बिना ये स्फीयर के उसके पहले जो मैंने इसके ऊपर चार्ज डाला तो ये चार्ज कैसे हुआ, क्योंकि कैपेसिटर पे चार्ज डाला है मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने चार्ज किया है उसको, तो ये चार्ज कैसे हुआ? क्लियर है? सो यू हैव टू गिव मी द आंसर फॉर दैट वन। फिर भी इस कैपेसिटर या कैपेसिटेंस में कोई दिक्कत है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। ये अभी कंप्लीट नहीं है, हमें आगे भी जाना है, बराबर। ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं, साइज़ पे डिपेंड करना, टाइप्स ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करना, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करना, ये सब अभी हमें सीखना बाकी है। 1 फैराड बड़ा होता है, क्यों बड़ा होगा वो हम देखेंगे। क्लियर? तो आगे के लेक्चर्स में जो है हम ये सब पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि कैपेसिटर्स ओके पेयर होती है दो अपोजिट चार्जेस की, मेटालिक की, स्फीयर हो, पैरेलल प्लेट हो, कोई भी, उसको कैपेसिटर ही बोला जाएगा। क्लियर है? तो उसको हम चार्ज किस तरह करते हैं वो फर्दर और पता चलेगा हमें। क्लियर है? अभी तो हमने किया ही है, और किस तरह से उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि चैप्टर का ये फाइनल पार्ट है। मतलब अब कैपेसिटर्स के रिलेटेड ही सब कुछ होने वाला है। कैपेसिटर के रिलेटेड जो चीज़ सीखनी पड़ेगी वो सब चीज़ सीखनी है हमें। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। सो फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे जाएंगे। मेरा सवाल फिर भी आप लोग के ऊपर है, प्लीज़ आंसर द क्वेश्चंस कि भाई हाउ इनिशियली आई एबल टू पुट द चार्ज ऑन दिस स्फीयर। शुरुआत में मैं इसके ऊपर चार्ज कैसे डाल पाया, बाद में तो मैंने देखा कि भाई हाँ ये स्फीयर आया इसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज जा पाया, लेकिन पहले भी चार्ज डाले मैंने तो कोई ना कोई रीज़न तो होना चाहिए। क्लियर है? सो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू एनी डाउट और क्वेरी कैन आस्क मी।